नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि कूलम्ब्स लॉ से हमको पता चल गया था दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। अब ये जो दो चार्ज है, एक चार्ज है मान लो Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में लग रहा है फोर्स, है ना। यहाँ फोर्स हम लोग कैसे लगाते हैं, भाई इसको जब तक टच करके ढकेलोगे नहीं फोर्स तो लगेगा नहीं। बट यहाँ पे कोई कांटेक्ट तो है ही नहीं, बिना कांटेक्ट के फोर्स कैसे लग रहा है। ग्रेविटेशन में भी यही होता था ना, एक मास दूसरा मास दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, बट उनके बीच में कांटेक्ट जरूरी नहीं था, विदाउट कांटेक्ट भी फोर्स लग रहा था। तो यहाँ भी वैसे ही कुछ हो रहा है ना, तो इसका मतलब कुछ तो है यहाँ पे। मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अगर Q2 पे, तो Q1 की वजह से यहाँ पे कुछ तो है जिसकी वजह से मेरे को फोर्स लग रहा है। अब तुम लोगों ने ये बचपन में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना, कि एक मैग्नेट ले लेते हैं नॉर्थ साउथ। अब एक मैग्नेट को अगर इसके पास लेके आओगे यहाँ पे मान लो, तो इस मैग्नेट पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इस मैग्नेट को लेके यहाँ से उठा के इधर कहीं पे घूम रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही एक डिस्टेंस आती है उसके बाद ये या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। इस केस में ये अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे ही इस प्लेस पे आया ये इसको तुरंत चिपका लिया, ऐसा हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब इस मैग्नेट की वजह से आसपास कुछ ऐसा बना हुआ था ना, एक मान लो सर्कुलर एरिया या कोई रीजियन था जिसमें जैसे ही मैं आता हूं तो मेरे को इसका प्रेजेंस फील होने लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे है कोई। समझ में आई बात। तो वैसे ही ये चार्ज की वजह से भी इस एरिया में कुछ ऐसा था इसके आसपास जिससे मुझे इसकी प्रेजेंस फील हो रही थी जैसे ही मैं किसी डिस्टेंस के पास आया, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये कॉन्सेप्ट है, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये एक इमेजिनरी चीज है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती कि हम लोग उसको देख सकें, बट ये होती है और इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे हवा होता है ना, हवा को हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, इट्स बिट लाइक सेम, वैसे ही है मतलब, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि ये चार्ज मेरा Q है मान लो अब, ठीक है, और ये मेरा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं हम लोग, और ये हमेशा यूनिट पॉजिटिव रहता है, तो हम लोग एक लाइन याद ही रख लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये Q जो है ये मेरा सोर्स है मान लो, मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्ट है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके पास Q0 को लेके आऊंगा और एक मेरे को पॉइंट मिलेगा, मान लो ये इसके आसपास एक ये रीजन है जिसमें मुझे इस Q का जो फोर्स है, जो इसका इफेक्ट है, वो मुझे फील होना स्टार्ट हो गया। तो इस पूरे रीजन को मैं बोलूँगा कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अपन डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो द फ्री स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। क्लियर है ये बात। तो ये हो गया। अब देखो क्या है कि फील्ड तो था, इसी की वजह से लग रहा था फोर्स, बट एक मेजर करने की चीज चाहिए ना कि कितना। भाई हमारा पूरा वही था ना, पहले स्टार्ट किए थे फोर्स लगने पे चार्जेस के बीच में, उस टाइम हम लोग क्या बात कर रहे थे कि दो चार्जेस में फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितना, तो कूलम्ब्स लॉ ने बताया। तो वैसे ही ये Q सोर्स चार्ज जो हमारा है ये एक फील्ड जनरेट कर रहा है, बट उस फील्ड का कुछ मेजर मेरे पास हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही चीज होती है जो नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो ये जो चार्ज सोर्स चार्ज है हमारा, इसके पास मैं यहाँ पे Q0 को लेके आया और इस Q0 पे लगेगा ये फोर्स, ठीक है। ये फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम लगेगा, ठीक है। तो इस सोर्स पे जो फोर्स लगेगा, अगर ये चार्ज यूनिट है, ये Q0 अगर यूनिटी है, तो जितना ये फोर्स लगेगा ना वही इसका फील्ड होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज,
ठीक है, अभी इस बात को ध्यान से रखना, अभी इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो फोर्स जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखो ऐसा है, हमने पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बोलता है ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये वाला छोटा सा जो चार्ज है यहाँ पे, ये उस पे भी फोर्स लगाएगा। इसका मतलब इसका भी कुछ फील्ड होगा, और हमको तो सिर्फ इसके फील्ड में इंटरेस्ट है, हमको इसके फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये अगर इसके फील्ड को डिस्टर्ब कर दे तो हमारा तो काम खराब हो गया ना। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इसको अगर थोड़ा और देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन अ वेनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस चार्ज को इतना कम कर दे रहा हूं ना कि इसका इफेक्ट इसको फील ही ना हो। इट्स लाइक मुकेश अंबानी के सामने मैं खड़ा हूं, समझ में आई बात? करोड़पति अरबपति आदमी, उसके सामने ये छोटा सा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ऐसा ही है, समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो इस चीज को हम लोग मैथ्स की भाषा में लिमिट का उपयोग करते हैं। तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, मतलब ये लिमिट क्या बता रहा है कि Q0 की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, E बाई Q0, सॉरी F बाई Q0। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका है। अब जैसा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब इसका यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या? एकदम निकाल सकते हैं। फोर्स का मालूम है, चार्ज का मालूम है, आराम से यूनिट निकाल सकते हो, आराम से डायमेंशन भी निकाल सकते हो। यूनिट में बता भी सकता हूं, देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। क्लियर? डायमेंशन आप लोगों का होमवर्क है, घर पे निकालें। ठीक, अब देखो ये जो चार्ज था मैं यहीं रखा हूं, इसको यहां रखता, यहां रखता, यहां रखता, यहां रखता, यहां रखता, यहां रखता, हर जगह फोर्स अलग लगता, हर रेडियल डिस्टेंस पे। मतलब अगर ये डिस्टेंस अभी r है, तो अगर मैं यहाँ लाता, यहाँ लाता, यहाँ लाता, ऐसे अलग अलग पोजीशंस पे अगर लाऊं तो मेरा फोर्स वेरी करता था, ये हमको मालूम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। तो यहीं से मैं ये भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अ फंक्शन ऑफ R। ओके, एंड अगर इस फॉर्मूले को देखो तो इसको लिख सकते हो कि फोर्स इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ R, ये तो आपको पता ही है, और डिवाइडेड बाई चार्ज Q0। ठीक है ना? तो इसका मतलब E फोर्स कैसे मैं लिख सकता हूँ, फोर्स को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q0 E। ठीक है, मैं R इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इट इज अ वेरिंग क्वांटिटी, ये पोजीशन के साथ वेरी करेगी। अब देखो एक नया चीज और सिखाता हूँ, मजेदार चीज है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही एकदम क्लियर हो चुका है ना। अब ये हर पॉइंट पे बदल रही है, और ये एक फील्ड है। ठीक है, इसका हर पॉइंट पे अलग मैग्नीट्यूड है, हर पॉइंट पे इस r डिस्टेंस को जैसे आप बदलोगे तो इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा बदलेगा। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस ऐसी चीज जो वेक्टर हो और हर पॉइंट पे बदले, इसको हम लोग वेक्टर फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर फील्ड। क्लियर है? ओके, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो ये थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस था कि देखो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक वेक्टर ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, ऐसे 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 हर साइड में बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर फील्ड बोलते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, हर डायरेक्शन में अलग अलग होता है। अच्छा, अगर मैं एक r डिस्टेंस फिक्स कर दूं और उस r डिस्टेंस पे एक सर्कल में ऐसा घूम जाऊं, तो मेरे को फोर्स तो सेम मिलेगा, मतलब फील्ड भी सेम मिलेगा, बट डायरेक्शन अलग होगा। क्लियर है ये बात? चलो, तो अब ये सब क्लियर हो गया।
तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पे छोटा सा ही है, तो E ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। वैसे तो कर चुके हो बट दोबारा देखो, बस फॉर्मूला पुट करना है। तो एक चार्ज यहाँ पे ले लिए हमने, ये हमारा सोर्स चार्ज है Q क्या है, सोर्स चार्ज। इसकी वजह से हमको देखना है, इससे r डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डिसीजन लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने अपना टेस्ट चार्ज Q0 लेके आया, इस Q0 पे लगेगा फोर्स F, ओके। और फोर्स F को हम लोग यूजिंग कूलम्स लॉ लिख सकते हैं Q0 बाई आर स्क्वायर, ओके। मेरे को डायरेक्शन में भी इंटरेस्ट है तो मैं आर कैप लगा दूं क्या, आर कैप क्या बताएगा, इस तरफ है, क्योंकि वो आर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं क्यू से देखूंगा हर डायरेक्शन को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अभी अभी देखा हुआ है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना है भाई, Q0 बाई आर स्क्वायर आर कैप डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है अपना Q0, ओके। अब ये देखो, ये तो खत्म हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, KQ बाई आर स्क्वायर आर कैप, क्लियर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। आपको अगर एग्जाम में लिखना होगा तो लास्ट स्टेप में ये लिखना ना भूलें, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर आर कैप, क्लियर। तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस पे डिपेंड कर रही है ना। अच्छा, और जब मैंने अभी तुमको बताया कि ये अगर एक सर्कल में मैं देखता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता, बट केवल डायरेक्शन में डिफरेंस आता। और वो डायरेक्शन किसके अलोंग होती, मैं अगर उस सर्कल का रेडियस मानूं तो रेडियस के अलोंग होती। मतलब अगर ये स्फीयर होता एक, अगर चार्ज यहाँ बीच में रखा हो, इसके आसपास एक स्फीयर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पूरे स्फेरिकल रीजियन में सिमेट्रिक होगा। उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, बट डायरेक्शन अलग होगी, और डायरेक्शन विल बी अलोंग द रेडियस वेक्टर, क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऐसी फील्ड्स है ना जो सिमेट्रिक होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, किसके अलोंग, पूरे स्फेरिकल पॉइंट्स पे, तो ऐसी फील्ड्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, क्या, कहाँ गया इनको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक, या फिर इसको एक और चीज बोल सकते हैं कि रेडियली सिमेट्रिक। ठीक है, अब इस चीज को समझ चुके हो ना कि भाई स्फेरिकल के स्फीयर के हर एक पॉइंट्स पे सिमेट्रिक फील्ड मिलेगी। सिमेट्रिक कैसे मिलेगी, मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, बस डायरेक्शन बदलने वाला है। रेडियस के अलॉन्ग भी अगर मैं देखूंगा तो हर रेडियस पे मैं हर एक रेडियस ड्रॉ कर सकता हूँ ना स्फीयर का, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस आर पॉसिबल। तो हर एक रेडियस के अलॉन्ग जब मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाऊंगा तो मुझे मैग्नीट्यूड सेम मिलने वाला है, बस डायरेक्शन में फर्क आएगा, क्लियर। चलो इसको नोट कर लो। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जैसे हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस करते थे कि भाई दो पॉइंट है, यहाँ दो चार्ज है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, इससे कुछ ये ट्रायंगल है, मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो मैं आपको बोलूँ यहाँ पे मेरे को बताओ पॉइंट P पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करोगे, इसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, एक चीज छूट गई है, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी तरफ जिधर फोर्स लगता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहाँ पे रखूंगा क्या, प्लस Q0, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, इस पे लगेगा इधर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 इस डायरेक्शन में होगी, दोनों वेक्टर है तो इनको फिर पैरेललोग्राम। अरे ये तो ऊपर चला गया क्या, चल गया, दिख नहीं रहा। अरे एक काम करो ना सर, माइनस माइनस कर तो नीचे ले आओ। फिर से शुरू कर लेते हैं, फिर नहीं तो वीडियो एडिट करने में बहुत मेहनत हो जाता है मेरे को। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
जैसे हम लोग फोर्सेस का सुपरपोजिशन कर सकते थे, 2 3 4 5 जितने भी चार्जेस रखे हो उनके बस मुझे जिस पे भी फाइंड करना है सबका इन्फ्लुएंस निकालना है और वेक्टोरियली ऐड कर देना है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 2 चार्जेस एज्यूम करूँ, मान लो Q1 Q2, दे आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हुआ मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि है P, ये भी डिस्टेंस है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर। मान लेते हैं ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, तो इनकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, यहाँ पे अगर मैंने टेस्ट चार्ज रखा +Q0 तो वो लगेगा इस तरफ, यहाँ भी लगेगा इस तरफ। और ये चीज़ छूट गई थी जो कि थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती किधर है, तो जिधर फोर्स लगेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। इन दोनों का मैं वेक्टर एडिशन करके बड़े आराम से ये निकाल सकता हूँ जो कि होगा मेरा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक, तो करना कुछ नहीं है, जितने भी हैं उनकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और ऐड कर दो। कैसे, वेक्टर एडिशन करना भाई, ध्यान रखना। ठीक, अब इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है। देखो EQ1 की वैल्यू कितनी होगी, EQ1 होगा KQ1 बाई R की वैल्यू 1 है, मान लेते हैं अभी R है ये वैल्यू, R मीटर ले लेते हैं, थोड़ा जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो R मीटर है तो KQ बाई R स्क्वायर। अच्छा, E ड्यू टू Q2 कितना होगा, KQ2 बाई R स्क्वायर। तो इसको ऐड करना पता है और आसान हो जाएगा अगर ये सिमेट्रिकल केस है तो। E नेट अपना क्या आ जाएगा, EQ1 प्लस EQ2, तो डायरेक्टली K कॉमन रख लो और Q1 बाई R स्क्वायर प्लस Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर ये डिस्टेंसेस अलग अलग होती, ये R1 होता, ये R2 होता, तो ये R1 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर हो जाता। इस तरीके से अगर n चार्जेस होते तो हम सुपरपोजिशन लगा के E कैसे लिखते, E नेट विल बी इक्वल टू K कॉमन आता Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर प्लस ऐसे ही करके Qn बाई Rn स्क्वायर। ये सिंपल था, इस तरीके से सुपरपोजिशन कर सकते हो। इस पे सवाल बहुत सारे बुक में है, जितना बनाना चाहो बना सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, उसमें कोई फोर्स नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ऐसा है ना कि हम लोग चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे थे जो कि बहुत छोटा होता है कि नहीं। अच्छा, और हम लोग रियल लाइफ में जो चार्जेस यूज़ करते हैं ना वो इतने छोटे नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं। अगर कंपेयर किया जाए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो चार्ज का क्वांटम नेचर है ना उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, क्वांटम मैकेनिक्स, उसको पूरा भूल जाते हैं, बोलते हैं चार्ज ये सब काम करता ही नहीं, जान दो। हम सीधा सीधा एज्यूम कर लेते हैं कि अगर मान लो मेरे पास ये लाइन है तो इस पे अगर चार्ज है ना तो हम उसको कंटिन्यूअस मान लेंगे कि वो कंटिन्यूअसली पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मेरे पास ये सरफेस है तो मैं इस पे भी मान लूँगा कि पूरा जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मेरे पास ये वॉल्यूम है मान लो, तो इस पे भी मैं मान लूँगा कि मेरा जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा मैं एज्यूम कर लूँगा। हमारे पास 3 केस हो रहे हैं, लाइन हो सकता है, सरफेस हो सकता है और वॉल्यूम हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों में हमारा मेन मकसद ये है, हमको ये समझना है कि भाई अगर मैं देखूं, मैं कैसे सोचूंगा किसी भी चीज़ को, मुझे अगर यूनिट लेंथ का पता चल जाए तो मेरा काम तो हो गया। मतलब मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं, मुझे डेंसिटी से मतलब है कि नहीं। तो लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, तीनों के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्मूलेस होंगे। पहले देखते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है भाई, अगर मान लो इस पूरे लाइन के अलोंग टोटल चार्ज Q होता, ठीक है, और टोटल इस लाइन की लेंथ L होती, यहां से लेके यहां तक पूरा लेंथ L होता, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता बताओ, Q बाई L
है ना भाई। क्यू लेंथ में एल चार्ज, तो यूनिट लेंथ में सॉरी हमको तो यूनिट लेंथ का ना निकालना है, यूनिट चार्ज का लेंथ थोड़ी ना निकालना है, वो तो फिर बहुत ही गंदा हो गया। तो एल लेंथ में कितना चार्ज है क्यू, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा क्यू बाई एल। अच्छा तो इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डी एल लेंथ एज्यूम करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा डी क्यू। अगर मैं ये जो चार्ज डेंसिटी है इसको मैं अगर लैम्डा से रिप्रेजेंट करूँ, तो मैं लैम्डा को क्या बोल सकता हूँ पता है, डी क्यू बाई डी एल, मतलब स्मॉल चार्ज इन दैट स्मॉल लेंथ। क्लियर। तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर। चलो अच्छा, तो दूसरा देख सकते हैं अब हम लोग, जो कि हमारा सरफेस चार्ज। ये समझ में आ गया ना, इसका यूज़ करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, देखो हमको एक लाइन दे दिया मान लो, अब मुझे उसका टोटल चार्ज पता करना है, तो मेज़र करते तो नहीं बैठोगे ना, तो छोटा सा एक इंक्रीमेंटल एरिया ले लोगे एक डीएल लेंथ का, उसका चार्ज मेजर कर लोगे और फिर इसको क्या लिख लोगे, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। लैम्डा की वैल्यू तुमको पता ही होगी, तो फिर इसको इंटीग्रेट करके क्यू की वैल्यू निकाल लोगे। तो इसका यूज़ यही होता है। अब हम लोग सरफेस चार्ज की तरफ चलते हैं। तो सरफेस चार्ज में क्या होने वाला है, देखो ये लाइन को हटा के सरफेस करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो अब यहाँ पे मान लो ये सरफेस का जो सरफेस एरिया है ये S है, और इस पे भी चार्ज मान लो फिर से Q है। तो अगर S एरिया S में S मीटर स्क्वायर में चार्ज Q है, तो यूनिट में कितना हो जाएगा, Q बाई S। ठीक है, और इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से पूरा ही हटा देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एज्यूम करूँ जिसका सरफेस एरिया है ds, तो इस पे चार्ज होगा dq, तो मैं सिग्मा क्या लिख सकता हूँ, dq बाई ds। ओके, सो यहाँ से फिर से मैं वही चार्ज निकालने के लिए क्या करूँगा, सिग्मा ds इंटीग्रेट कर दो। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया सिंपल सा। अब वॉल्यूम में भी ऐसे ही एक छोटा सा वॉल्यूम मान लो यहाँ पे एज्यूम कर लो। ये मान लो इसका वॉल्यूम है dv, इस पे भी चार्ज होगा dq, क्योंकि टोटल वॉल्यूम है v और टोटल चार्ज है q। तो अगला हमारा जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग कैसे लिखें देख लेते हैं एक बार। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो जो चेंज करना है बस उसी को हटाते हैं। तो V वॉल्यूम में चार्ज है Q, तो यूनिट वॉल्यूम में होगा Q बाई V। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो क्या हो जाएगा, dQ बाई dV। तो dQ इज इक्वल टू रो dV। इंटीग्रेट करके आपको टोटल चार्ज इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी निकालना होगा तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज यहाँ से निकलेगा, है ना। तो मान लो मैं ना dq लिख लेता हूँ। मान लो dq की वजह से, यहाँ तीनों केस में देखते हैं, जनरलाइज टाइप का सोचते हैं, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, k dq बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल चार्ज मिल जाएगा आपको। मतलब dq को इंटीग्रेट करके आपको टोटल चार्ज मिलना है ना। तो dq को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे रो dv सिग्मा ds लैम्डा dl, तीनों केस में है क्या, यहाँ पे क्या होगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, dq इज इक्वल टू लैम्डा ds, dq इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ लैम्डा नहीं होगा, यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे रो dv। ठीक है, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मान लो लाइन के लिए है, तो क्या हो जाएगा, k लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर। अब ये जो है ये de निकलेगा, छोटे चार्ज के लिए छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इंटीग्रेट करके
मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँगा। अगर यही चीज़ सरफेस के लिए होती तो यहाँ पे सिग्मा ds यूज़ करते, वॉल्यूम के लिए होती तो रो dv यूज़ करते। क्लियर? सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर लेंगे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक रिंग की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखेंगे। ठीक,